जर्मनी के एकीकरण की कहानी, द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि आज का जो जर्मनी देश है, कभी ये 300 हिस्सों में बटा हुआ था। तो किस तरीके से ये 300 हिस्से मिलकर के एक जर्मनी बना, इस कहानी को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और अगर आप इस कहानी को अच्छी तरीके से आज समझ लेते हैं तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका साथी और गाइड अरुण ले चलता हूं आज आपको जर्मनी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यात्रा पे, जहां हम समझेंगे कि जर्मनी किस तरीके से बिखरा हुआ था और किस तरीके से एक राष्ट्र बना, एक देश बना। तो स्टार्ट करेंगे इसके बिल्कुल बैकग्राउंड के स्टार्टिंग से, जहां पर नेपोलियन फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल रहा था, जिसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेपोलियन जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। फ्रांस कहाँ है? ये पूरा यूरोप का मैप है। इसमें ये जो बड़ा एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा फ्रांस था। यहीं से नेपोलियन स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे वो पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाह रहा था, तो धीरे धीरे वो फैलता गया। तो इसके पास में जो रेड कलर में आप देख रहे हो, ये आज का जर्मनी है। लेकिन जब नेपोलियन ने आसपास के पूरे एरिया में कब्जा करना स्टार्ट किया, तो ये यहाँ से लेकर के इतना, ये पूरा जर्मनी का इलाका था। और यही इलाका पूरा 300 हिस्सों में बटा हुआ था। मतलब जर्मनी ऐसे छोटे 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 300 हिस्सों में बटा हुआ था। नेपोलियन ने सभी हिस्सों को जीत लिया और क्या कर दिया, इन सभी हिस्सों को मिला करके 39 बड़े हिस्सों में बांट दिया। 300 से 39 हिस्से। अब ये सारे जो 39 अलग अलग हिस्से थे, इन सब के मुखिया अलग थे। कहीं पर किंग है, कहीं पर जो नोबल थे, मतलब जमींदार लोग थे, वो सब तो अपने अपने एरिया के हेड वो अलग अलग हैं और सभी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। अब इनके ट्रेड में भी दिक्कतें थी। हर एक की नापतोल की व्यवस्था अलग थी, हर एक की नापतोल के पैमाने अलग थे और मुद्रा प्रणाली वगैरह सब चीज़ें अलग थी। तो यहाँ ट्रेड हो रहा था, लेकिन उसमें दिक्कतें हो रही थी। उसका समाधान भी नेपोलियन ने ही किया था, एक व्यवस्था लागू करके, जिसका नाम था जोल्वेराइन। जोल्वेराइन में इसने क्या कर दिया था, ये पूरे 39 हिस्से आपस में एक ही तरह की प्रणाली से व्यापार कर सकते हैं, एक ही मुद्रा से व्यापार करेंगे और एक ही तरह का टैक्स रहेगा, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे। तो इतना काम किया था नेपोलियन ने ही। मतलब यूनिफाई का बैकग्राउंड जो है एकीकरण का, वो नेपोलियन ने ही सेट कर दिया था। 300 से 39 हिस्से कर दिए, काफ़ी तो जोड़ दिया। अब आगे क्या हुआ, जब 1815 में नेपोलियन हार जाता है, ये आपने पहले ही देख लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि नेपोलियन को 1815 में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया चारों देश मिलकर के हरा देते हैं। अब ये चारों देश कौन से थे और कहाँ कहाँ थे? तो ध्यान रखना है, नेपोलियन तो लड़ रहा है यहाँ फ्रांस की तरफ से। इसको हराने वाले चार देश, ब्रिटेन जो कि यहाँ था, रशिया जो कि इस साइड में, ये पूरा रशिया है बड़ा देश, फिर प्रशिया जो कि इस जर्मनी का ही एक हिस्सा था, जो कि ऑलरेडी इस नेपोलियन के अंडर में था, और चौथा था ऑस्ट्रिया, ये भी इसी जर्मनी का एक हिस्सा था और ये भी इस नेपोलियन के अंडर में था ऑलरेडी। अब दोनों ही इस नेपोलियन के गुलाम थे, तो गुलामी से आज़ादी चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ब्रिटेन और रशिया का साथ दिया और इस युद्ध में इनके साथ मिलकर के नेपोलियन को हराया। अब जब नेपोलियन को इन्होंने हरा दिया और नेपोलियन के सारे हिस्से इन चारों के कब्जे में आ गए, तो बाहर के सारे हिस्से, जैसे नेपोलियन तो यहाँ भी काफ़ी जगह तक फैल चुका था, तो बाहर के पूरे हिस्से तो इन्होंने आपस में बांट लिए, ब्रिटेन को, रशिया को, कुछ ऑस्ट्रिया पर्शिया को भी। अब बात आ गई जर्मनी की, कि जर्मनी जिसमें ऑलरेडी प्रशिया भी शामिल है और इसी में ऑलरेडी ऑस्ट्रिया भी शामिल है और दोनों ही विनर हैं। अब ये किसको दिया जाए? तो उस टाइम पर जो ऑस्ट्रिया था, ये नीचे वाला ऑस्ट्रिया और ऊपर वाला ये प्रशिया, तो उस टाइम पर जो ऑस्ट्रिया है ये ज़्यादा पावरफुल था। तो इसीलिए जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई, तो उसके बाद जो संधि हुई वाटरलू के युद्ध के बाद, ट्रीटी ऑफ वियना, वियना भी इसी ऑस्ट्रिया की एक जगह थी, उसी में ये संधि हुई। और ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने ही की, क्योंकि ऑस्ट्रिया प्रमुख था, ताकतवर था इस टाइम पर पर्शिया से, तो सारी चीज़ें ऑस्ट्रिया की तरफ जा रही थी। इसलिए संधि में भी यह डिसाइड किया गया कि ये जर्मनी के जो 39 हिस्से हैं, ये सब मिला करके एक कर दिया जाएगा और इनका हेड बनाया जाएगा ऑस्ट्रिया को, मतलब ऑस्ट्रिया को ही दे दिया जाएगा सारा हिस्सा। अब इससे प्रशिया नाखुश था, क्योंकि वो अपने आप में एक देश की तरह चल रहा था, अब उसको दिया जा रहा है ऑस्ट्रिया के अंडर में, तो ये उसको बेइज्जती वाली बात लग रही थी। इसलिए प्रशिया इसके खिलाफ गया और प्रशिया ने आवाज़ उठाई
कि हम और हमारे ये साथी जो उनके साथ दे रहे हैं, हम सब अपना अलग देश बनाएंगे। तो यहाँ फिर प्रशिया और ऑस्ट्रिया में एक तरह से फूट पड़ने लगती है। तो जैसा कि जर्मनी की ये 39 हिस्से इस तरीके से फैले हुए थे, तो जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो उत्तरी हिस्सा है ज़्यादातर, ये प्रशिया के साथ गया, और जो दक्षिणी हिस्सा है ये ऑस्ट्रिया के साथ गया। अब ऑस्ट्रिया की जो सोच थी वो पुरानी थी, कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी। मतलब ये चाहते थे अब भी हम वो राजतंत्र बनाए रखेंगे, राजा के हाथ में ही सारी पावर रहेगी। लेकिन प्रशिया की सोच जो थी वो मॉडर्न थी, आधुनिक। ये चाह रहे थे कि हम राजतंत्र को ख़त्म करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे, और सबके लिए जो समान लोकतंत्र हो, समान डेमोक्रेसी हो, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। अब इसको लोग ज़्यादा पसंद करने लग रहे थे, इसलिए काफ़ी लोग प्रशिया की तरफ जाने लगे, और जो पुराने राजतंत्र के सपोर्टर्स थे वो ऑस्ट्रिया की तरफ जाने लगे। तो फिर ये 39 से कुछ प्रशिया और कुछ ऑस्ट्रिया के साथ जाने लगे। अभी तक पूरी तरह से एकीकरण इनका हुआ नहीं है। फिर 1830 और 1848 में जो क्रांतियाँ हुई, जो हम लास्ट पार्ट में देख चुके हैं, इसमें फिर पूरे यूरोप में एक नेशनलिज्म की भावना फैल गई। सब अपना अपना देश बनाने की मांग कर रहे थे। उसी दौरान इसी जर्मनी के ये सारे हिस्से भी मांग करने लगे कि ऑस्ट्रिया प्रशिया को मिला लिया जाए और एक जर्मनी बनाए। लेकिन हार ना ऑस्ट्रिया मान रहा है ना प्रशिया मान रहा है। ऑस्ट्रिया चाहता है प्रशिया मेरे साथ मिल जाए, और प्रशिया चाहता है ऑस्ट्रिया मेरे अंडर मिल जाए। प्रशिया तो बाद में ये चाहने लगेगा कि ऑस्ट्रिया को बाहर ही निकाल दें। तो यही चीज़ इनमें आपसी सहमति नहीं बना पा रही थी। फिर क्या होता है, इसी दौरान 1862 में, मीन्स 1862 में, जो प्रशिया था, जो ऊपरी हिस्सा, वहाँ के जो किंग थे वो थे विलियम फर्स्ट, और उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया बिस्मार्क को। बिस्मार्क इस कहानी का हीरो है, जर्मनी की यूनिफिकेशन का हीरो है। विलियम फर्स्ट का प्राइम मिनिस्टर था बिस्मार्क। बहुत ही चालाक इंसान था, हर तरीके से एक तरह से परफेक्ट योद्धा था। बहुत ही ज़्यादा कूटनीतिक प्लानिंग करता था, और हर जगह सटीक प्लानिंग होती थी और काम भी आती थी। इसका काफ़ी नाम था प्रशिया में, और ये इसका टारगेट भी यही था कि ऑस्ट्रिया को किसी तरीके से बाहर निकाल करके बाकी पूरी जर्मनी को एक करके और प्रशिया के साथ मिला लेते हैं। तो यहाँ से अब ये अपनी चाल खेलने स्टार्ट करता है और कामयाब भी होता है। देखते हैं किस तरीके से ये कामयाब होता है। इसने क्या किया, सबसे पहले 1864 में एक लड़ाई लड़ी, फिर 1866 में, और फिर 1870 में। तीनों लड़ाइयों में कामयाब रहा, और इन्हीं में इसका दिमाग दिखाई दिया हमें। सबसे पहले क्या किया इसने, 1864 में, आप मैप से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, बार बार मैं ये मैप बना रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा प्रशिया का और नीचे का ये हिस्सा ऑस्ट्रिया का, बाकी सब हिस्से कुछ इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं। ऊपर ये प्रशिया जहाँ से बिस्मार्क लीड कर रहा है, नीचे ऑस्ट्रिया जहाँ से ड्यूक मेटरनिक लीड कर रहा था। तो प्रशिया में जो बिस्मार्क है, इसने क्या गेम खेला कि ये जो दूसरे हिस्से हैं, मतलब इसका टारगेट तो ये था कि ऑस्ट्रिया को तो भगा देना है, बाकी सारे हिस्सों को अपने पास मिला लेना है। तो ये जो हिस्से ऑस्ट्रिया की तरफ भाग रहे हैं, इनको किसी तरीके से अट्रैक्ट करें, आकर्षक करें, इनको दिखाएं कि आज हम ज़्यादा पावरफुल हैं ऑस्ट्रिया से, और हम आपको अच्छी सुविधा दे सकते हैं। तो बिस्मार्क ने क्या किया, इनको दिखाने के लिए ऑस्ट्रिया से ये बात की कि दोनों मिल करके ये जो ऊपरी इलाका है ना, छोटा सा, ये है डेनमार्क, इस डेनमार्क पर अटैक करते हैं हम, और जो भी मिलेगा दोनों बांट लेंगे। और इस पर दोनों अटैक करने गए, और इस टाइम पर आते आते प्रशिया काफ़ी ताकतवर हो चुका था, ऑस्ट्रिया से भी। तो प्रशिया ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया, ताकि इन सब लोगों को दिख जाए कि प्रशिया काफ़ी पावरफुल है और हम प्रशिया के साथ चले जाएं। ये दिखाना चाह रहा था बिस्मार्क। और डेनमार्क को अपने कब्जे में भी ले लिया इन्होंने, और हिस्सों को बांट भी लिया, कुछ ऑस्ट्रिया को दे दिया, कुछ आपस में ले लिया। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया प्रशिया की तरफ जाने का। अब बिस्मार्क सोच रहा है कि कुछ लोग तो आ गए, लेकिन सारे लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो इसने क्या कर दिया, फिर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर ही अटैक कर दिया। अटैक मतलब डायरेक्ट नहीं किया। अटैक किस कारण से हुआ कि बिस्मार्क ने जो जर्मनी की संसद थी, पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट, वहाँ जा कर के यह प्रस्ताव रख दिया कि हम पूरी जर्मनी को एक करेंगे और इस ऑस्ट्रिया को यहाँ से बाहर कर देंगे। ऑस्ट्रिया को छोड़ करके बाकी पूरी जर्मनी को एक मिला लेते हैं, और वो सब पर राज करेगा प्रशिया। अब इस चीज़ को ऑस्ट्रिया को बुरा लगना ही लगना था। ऑस्ट्रिया ने इसी बुरे बर्ताव के खिलाफ सीधे प्रशिया से युद्ध छेड़ दिया, जो कि 1866 में हुआ। प्रशिया और ऑस्ट्रिया अब दोनों आमने सामने आ गए, और इस टाइम पर प्रशिया काफ़ी ताकतवर हो चुका था, उसने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया तो हार गया, लेकिन ये बाकी हिस्से जो थे ये फिर भी ऑस्ट्रिया की तरफ नहीं गए, और ऑस्ट्रिया के लोग भी प्रशिया की तरफ जाने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर कुछ हिस्से जो प्रशिया ने अपने ज़बरदस्ती ले लिए वो उसके कब्जे में आ गए, बाकी ऑस्ट्रिया जो बचा पाया वो उसके पास ही रहे।
लेकिन इसमें भी कोई पूरा निर्णय नहीं निकला। फिर क्या हुआ आगे 1870 में, 1870 में बिस्मार्क अब ये सोचता है कि ये जो पूरा हिस्सा है जर्मनी का, जिसमें इधर ऑस्ट्रिया है ऊपर पर्शिया है, कभी ये पूरा का पूरा गुलाम होता था फ्रांस का, नेपोलियन का। तो इन सब लोगों में एक भावना तो है जो इसके फ्रांस के खिलाफ है। मतलब ये सब फ्रांस को बुरा मानते हैं क्योंकि फ्रांस ने काफ़ी साल इनको गुलाम बनाए रखा था नेपोलियन ने, तो क्यों ना फ्रांस को ही उकसाया जाए। तो फिर इसने क्या किया, बिस्मार्क ने फ्रांस के न्यूज़ में कई इस तरह के स्टेटमेंट दिए जिसमें इसने उसको उकसाने का काम किया कि तुमने पहले हमें गुलाम बना रखा था, आज हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, अब सामने आके दिखाओ। तो इस तरीके से अब फ्रांस भी चुप बैठने वाला नहीं था, जबकि अब तक पुराना नेपोलियन तो मर चुका है। अब यहाँ पर था नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन तृतीय। मतलब जब एक नेपोलियन था तो उसके बाद भी जो रूलर आते रहे वो भी अपने आप को नेपोलियन फर्स्ट, नेपोलियन सेकंड, नेपोलियन थर्ड इस तरह से कहते रहे। तो ये वाला जो नेपोलियन था अब ये था नेपोलियन थर्ड। ध्यान रखना ये नेपोलियन थर्ड था, वो असली वाला नेपोलियन नहीं, वो तो बहुत ही गड़बड़ इंसान था, वो पहले ही मर चुका था 1821 में। ये जो नेपोलियन थर्ड था इसको ये बात पसंद नहीं आई कि बिस्मार्क हमें उकसा रहा है। तो नेपोलियन थर्ड ने मतलब फ्रांस ने इस पूरे जर्मनी के खिलाफ आक्रमण स्टार्ट कर दिया। तो जब बात पूरी जर्मनी की आती है तो उसमें पर्शिया भी है, ऑस्ट्रिया भी है और बाकी सारे इलाके भी हैं। तो जब जर्मनी के खिलाफ युद्ध की बात आई तो पूरे जर्मनी के लोगों में एक राष्ट्रभक्ति की भावना बहुत तेजी से फैलने लगी। अब इनको पुराना दुश्मन दिखाई देने लगा फ्रांस, जिसने कई सालों तक हमें गुलाम बनाए रखा था। तो अब ये ऑस्ट्रिया पर्शिया नहीं देख रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कुछ भी हो हम सब एक होकर के इस फ्रांस को सबक सिखाएंगे। तो अब फ्रांस को सबक सिखाना है तो ऑस्ट्रिया तो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, वो फ्रांस का कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब पुरानी दुश्मन से बदला लेना है तो ताकतवर इंसान बिस्मार्क के साथ जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बिस्मार्क का गेम कामयाब हो जाता है क्योंकि पूरी जर्मनी के लोगों को एक ही उम्मीद की किरण दिख रही है फ्रांस से जितवाने के लिए, और वो था बिस्मार्क। तो फिर सारे के सारे लोग जुड़ जाते हैं बिस्मार्क के साथ, मतलब पर्शिया के साथ, और पर्शिया फिर पूरा जर्मनी ये सब मिल करके अटैक करते हैं फ्रांस पर और फ्रांस को हरा देते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग खुश हो जाते हैं कि पुराने दुश्मन से हमने बदला ले लिया, और ये किसने दिलाया, बिस्मार्क ने, पर्शिया ने। तो फिर इसी खुशी के कारण ये सारे के सारे इलाके तैयार हो जाते हैं कि आज से हम एक यूनिफाइंग एक जर्मनी बनाएंगे और सब इसी बिस्मार्क के अंडर में मतलब पर्शिया के अंडर में रहेंगे। तो फिर क्या होता है, ये लड़ाई जो लास्ट हमने देखी फ्रांस और पूरी जर्मनी की, ये लड़ी गई 1870 में, 1870 में। फिर इसमें जब विजय मिली, जीत हासिल हुई, तो अगले ही साल 1871 में इसकी जो जर्मनी की पार्लियामेंट थी फ्रैंकफर्ट, उसमें संधि की गई जिसे फ्रैंकफर्ट संधि, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें यह डिसाइड हुआ कि जर्मनी के सारे जो हिस्से थे उन सबको मिला करके एक जर्मनी बनाया जाएगा, और जिसका एक ही किंग होगा, वही विलियम फर्स्ट जो कि पर्शिया का किंग था, और इसका एक ही चांसलर होगा, वो होगा बिस्मार्क। अब ये चांसलर क्या होता है, तो चांसलर जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल है, ऐसे ही जर्मनी में सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर जो होता है वो चांसलर होता है। किंग तो सिर्फ नाम का है, उसके पास रियल पावर नहीं है, रियल पावर चांसलर के पास। तो जो रियल पावर थी वो चांसलर के पास थी, और वो चांसलर कौन था, बिस्मार्क। अब बिस्मार्क के मन में अभी भी ऑस्ट्रिया के प्रति जो नफरत थी वो इसने अभी तक नहीं छोड़ी थी। इस लड़ाई को जीतने के बाद फिर से ये गड़बड़ करता है और ऑस्ट्रिया को बाहर कर देता है, क्योंकि अब तो पूरी पावर इसके पास आ गई। तो इसने क्या कर दिया, पूरी जर्मनी को एक कर दिया और ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया। तो इसीलिए आज ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और बाकी सारे हिस्से मिल करके, पर्शिया मिल करके जर्मनी एक देश है। तो ये पूरी कहानी थी जर्मनी के एकीकरण की, जिसमें बिस्मार्क ने अपने दिमाग से पूरी जर्मनी को एक किया, ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया। तो आज ऑस्ट्रिया एक अलग देश है और बाकी पूरी जर्मनी एक ही है। तो जर्मनी की यूनिफिकेशन की ये पूरी घटना 1871 में जाकर के ख़त्म हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में यूनिफिकेशन ऑफ इटली को समझेंगे, मीन्स इटली के एकीकरण को समझेंगे। इसी तरह इटली को भी कैसे एक किया गया था। तो आप इस कहानी के पहले वाले सारे पार्ट्स और लास्ट वाले सारे पार्ट्स को अगर देखना चाहते हैं और नहीं देखा है आपने, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उनको अच्छे से चेक करें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से आया और कैसे उन्होंने फिर पूरे यूरोप से पूरी दुनिया में इसको फैलाया।
तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स टू वॉच।